बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कल की बायोलॉजी की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था और इसका नाम है सेल साइकिल। और जो कल की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो था क्रोमोसोम्स। ठीक है, कल मैंने आपको क्रोमोसोम्स काफ़ी डिटेल में समझाया था। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि क्रोमोसोम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा सेल डिवीजन और उसकी टाइप्स। ठीक है, तो सर थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को रिवाइज करते हैं जी। क्रोमोसोम्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वॉल्टर फ्लेमिंग नाम का एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। उसने क्रोमोसोम्स को 1882 में डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? ये जो सेल का न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में ऐसे धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े पतले पतले से फाइबर्स का एक, समझ लो आप, उलझे हुए होते हैं, नेटवर्क होता है। उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमोसोम्स नहीं होते, ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और इनमें से क्रोमोसोम्स बनता है या तैयार होता है। यानी कि आम तौर पे जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस टाइम पे हमारे पास सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स नहीं होते, बल्कि उस टाइम पे हमारे सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? पतले पतले से धागे की तरह के, बारीक से, इतने बारीक कि आपको वो नजर भी नहीं आएंगे। आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आपको वो विजिबल भी नहीं होंगे। इतने बारीक से स्ट्रक्चर होते हैं वो। और पूरा इनका एक जाल बिछा हुआ होता है, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि जैसे आप एक प्याली में सवैयां रख देते हैं, इस तरह का उलझा हुआ नेटवर्क पाया जा रहा होता है। और उस नेटवर्क को आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है जी। उसके बाद जब सेल डिवाइड होने लगता है, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तो बिल्कुल पहले फेज के अंदर ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंस मैंने आपको बताया था, यहाँ डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, ये ऐसे लपेटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे आपस में जो एक कम स्पेस के अंदर आपस में लपेटना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होता है जी कि बड़े बड़े फाइबर्स जो है कम स्पेस के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होने लगता है तो पहले फेज के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि बहुत पतले पतले से बारीक होते हैं, ये आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास धागा होता है और आप उसको गिट्टी में लपेट देते हैं, या आपके पास मांझा होता है और आप उसको चरखी होती है उसमें लपेट देते हैं, इस तरीके से। या रस्सी होती है, आप उसको पुली में लपेट देते हैं, ऐसे ऐसे ये लपेटना शुरू हो जाते हैं। लपेटते लपेटते ये थोड़े मोटे स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं, इतने मोटे कि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आने लग जाते हैं, ऐसे। ये जो राइट साइड की डायग्राम है, इन स्ट्रक्चर्स को, इन थिक मोटे रॉड नुमा स्ट्रक्चर्स को आप क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, इतने मोटे कि आपको वाज़ेह अब माइक्रोस्कोप में ये नजर आना शुरू हो जाते हैं। और रॉड शेप होता है ये, एक्स की तरह के शेप होता है ये। इनको आप कहते हो क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास नॉर्मल सेल्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जब सेल डिवाइड होने लगता है तब हमें क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होते हैं। या यूं कह लें कि अगर आपको सेल में क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है वो सेल डिवाइड होने की तरफ जा रहा है। और अगर आपको क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहे तो आप समझ जाए कि ये इस वक्त जो है इंटरफेस पे होता है, इस वक्त ये डिवीजन नहीं कर रहा और इसके पास क्रोमोसोम्स नहीं है बल्कि क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ठीक है, ये होता है क्रोमोसोम। तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको 1882 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, वो न्यूक्लियर सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और कंडेंस होते होते वो थिक क्रोमोसोम्स के अंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर हमने इसकी क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन भी पढ़ी जरा। ये क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन थी, ये वाली डायग्राम देखिएगा जरा। मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल सेल में मौजूद होते हैं, पतले पतले से धागे, इनके भी अगर हम इनका भी स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियोसोम से बना हुआ होता है। एक एक क्रोमेटिन फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मौजूद होते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम कैसे तैयार होता है? हमारे पास हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स होते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक ऑक्टा तैयार करते हैं। इस डायग्राम को देखें, ये जो गोल बॉडीज आपको नजर आ रही है ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। और इस डायग्राम में देखें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिल गए, ये एक ऑक्टा तैयार हो गया। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक ऑक्टा बना लेते हैं और डीएनए की चेन उस ऑक्टा के गिर्द ऐसे लपेट जाती है। ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन और उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस, डीएनए की चेन लिपटी हुई है,
इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये समझ लो आप क्रोमेटिन फाइबर का यूनिट होता है। तो क्रोमेटिन फाइबर में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मौजूद होते हैं और एक न्यूक्लियोसोम में 8 आपके पास स्टोन प्रोटीन्स है और उस पर डीएनए की चेन लिपटी हुई है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स, ये डायग्राम देखें, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपके मिलेंगे, ये क्रोमेटिन फाइबर तैयार होगा। ये आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है ये नॉर्मल सेल्स में मौजूद होता है। फिर जब सेल डिवीजन होने लगता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद लिपटेगा, मजीद स्पाइरल क्वाइल होगा। ये देखें क्वाइल हो रहा है, मजीद क्वाइल होके ये थिक फॉर्म में आ जाएगा, मोटा हो जाएगा, विजिबल नजर आने लग जाएगा, उसको आप कहते हो क्रोमोसोम। तो यूं कह लें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, तो उससे क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिन क्रोमेटिन फाइबर जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मौजूद होते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था, मैंने कहा था आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ये देख लें आप डायग्राम। तो न्यूक्लियोसोम्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिल गए तो एक फाइबर्स बन जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बनता है। उसके बाद हमने बात की जरा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर होता है और उससे 2 क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं। ये मैं राइट साइड की, लेफ्ट साइड की डायग्राम की बात करूं जहां मेरा पॉइंटर है। एक सेंट्रोमेयर होता है और उसमें 2 क्रोमेटिड्स लगे हुए होते हैं। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं इनको हम आर्म भी कहते हैं। तो ऊपर वाले को आप कहते हो पी आर्म, नीचे वाले को आप कहते हो क्यू आर्म। तो ये एक सेंट्रोमेयर हो गया और ये 2 क्रोमेटिड्स हो गए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने वाले होते हैं उससे पहले ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं, अपनी एक फोटोकॉपी तैयार कर लेते हैं। यानी कि जब सेल डिवीजन शुरू होने लगेगा उससे भी पहले हर क्रोमेटिन फाइबर क्या करेगा, अपनी एक रेप्लिका तैयार कर लेगा, एक फोटोकॉपी तैयार कर लेगा। उसके बाद ये कंडेंस होना शुरू होता है और जब ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा क्रोमोसोम आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और एक उसकी फोटोकॉपी है, एक उसका रेप्लिका है। ठीक है, तो आपको क्रोमोसोम ऐसे नजर आ रहा होगा, डायग्राम में भी आपको दिखाया था। ये देखेंगे, ये डायग्राम देखें, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक उसकी रेप्लिका है। तो होता क्या है कि आपके पास जब नॉर्मल सेल होता है, जब वो डिवीजन नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे आपके पास क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोसोम से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो क्या करेगा, क्रोमेटिन फाइबर अपनी एक कॉपी तैयार कर लेगा। हर क्रोमेटिन फाइबर अपनी एक कॉपी तैयार करने के बाद कंडेंस होना शुरू होगा। वो कंडेंस होते 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 फिर जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो कहलाएगा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 2 पी आर्म्स होते हैं, 2 क्यू आर्म्स होते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है। 2 पी आर्म्स जो होंगे या 2 क्यू आर्म्स होंगे उनको आप कहते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक ओरिजिनल क्रोमेटिड है और एक उसकी फोटोकॉपी है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो इसको हम एक ही क्रोमोसोम मानेंगे क्योंकि एक क्रोमोसोम है और एक उसकी फोटोकॉपी है। ये एक क्रोमोसोम है और वो उसने अपनी एक फोटोकॉपी तैयार करके रखी हुई है। तो ये हमने इसकी काफी डिटेल में बात की थी, थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो जब सेल डिवाइड होगा, माइटोसिस मायोसिस होता है, माइटोसिस जब होगा तो ये जो आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है इसमें से एक क्रोमोसोम निकल के एक सेल में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम यानी कि रेप्लिकेट हुआ हुआ जो क्रोमोसोम है वो दूसरे सेल में चले जाएगा। दोनों के पास ये आ रहा होगा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी क्रोमोसोम्स की टाइप की। तो क्रोमोसोम्स की टाइप मैं आपको बता देता हूं दोबारा। 4 टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम की। एक कहलाती है मेटासेंट्रिक। इस क्रोमोसोम की जो टाइप होती है मेटासेंट्रिक, इसमें दोनों जो आर्म्स होते हैं पी और क्यू आर्म, उन दोनों की लंबाई एक ही जैसी होती है, एक ही जैसे लेंथ के आर्म्स मौजूद होते हैं। इसको आप कहते हो मेटासेंट्रिक। फिर दूसरा कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा होता है जिसमें एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा होगा। इस डायग्राम में लेफ्ट वाला जो क्रोमोसोम है ये मेटासेंट्रिक है क्योंकि दोनों आर्म एक जैसे हैं। राइट वाला जो क्रोमोसोम है ये सब मेटासेंट्रिक है क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा आर्म है। फिर तीसरी टाइप कहलाती है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा होता है और एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पर है जहां मेरा पॉइंटर है ये एक्रोसेंट्रिक है क्योंकि इसका एक आर्म देखना आप बहुत छोटा है जबकि दूसरा आर्म बहुत बड़ा है। जबकि टीलोसेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें खाली एक क्रोमेटिड होता है
और जो उसका सेंट्रोमेयर होता है वो किनारे पे मौजूद होता है। यानी आप यूं कह सकते हो कि एक आर्म छोटा हुए जा रहा है। अगर वो बराबर था तो मेटासेंट्रिक था, थोड़ा सा छोटा हुआ तो सब मेटासेंट्रिक हो गया, थोड़ा और छोटा हुआ तो एक्रोसेंट्रिक हो गया, और मुकम्मल गायब हो गया एक आर्म तो वो टीलोसेंट्रिक हो गया। ये थे क्रोमोसोम्स के हवाले से जो हमने बात की थी। फिर मैंने आपको इसका फंक्शन भी बताया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें दो चीजें तो हैं बस। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर से बने हुए, क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोसोम से बने हुए, और न्यूक्लियोसोम में सिर्फ दो चीजें, डीएनए की चेन और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स तो आपके डीएनए की चेन को जोड़ते हैं, जबकि डीएनए की चेन क्या है जी, इसके अंदर आपकी तमाम जेनेटिक मालूमात स्टोर हुई भी होती है। लिहाजा क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, और डीएनए में आपकी ए टू जेड जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आपकी तमाम बॉडी की जो डिटेल होती है, वो आपके इन क्रोमोसोम्स के डीएनए में स्टोर हुई होती है। ये आपकी हार्ड डिस्क है। जब आपसे आपकी औलाद पैदा होती है, जनरेशन से जनरेशन पैदा होती है, तो ये माँ बाप से ये क्रोमोसोम औलाद में मुंतकिल हो जाते हैं। और फिर जब औलाद इन क्रोमोसोम्स की रोशनी में डेवलप होगी तो वो बिल्कुल माँ बाप के जैसे बनती है। यानी जब मेरी यहाँ औलाद हुई तो मेरे क्रोमोसोम, मेरी बॉडी के, मेरे सेल के जो क्रोमोसोम है मेरी औलाद में गए, और फिर मेरी औलाद जब उन क्रोमोसोम्स की रोशनी में डेवलप हुई तो वो मेरे जैसी बन गई। एक तो ये काम होता है कि ये हमारे करेक्टर्स को हमारी औलादों में मुंतकिल करते हैं क्रोमोसोम। और दूसरा काम मैं आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स की तादाद स्पीशीज के अंदर फिक्स होती है। यानी कि इंसानों के अंदर हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46। तो दुनिया के तमाम इंसान एक ही स्पीशीज है, तो तमाम इंसानों में 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर कम कर दोगे तो फिर वो इंसान नहीं रहते। ये सब क्रोमोसोम्स की मालूमात थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है और इसकी जो टाइप्स होती है, दो टाइप्स होती हैं, उन दो टाइप्स को हम देखेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। द नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल। एक कुदरती प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली होने वाला कुदरती प्रोसेस, जिसके जरिए एक सेल तकसीम होकर दो सेल बनाएगा। अ सेल डिवाइड इनटू टू सेल। एक सेल आपका टूटेगा, डिवाइड होगा और दो नए सेल बनेंगे। इस प्रोसेस को आप कहते हो सेल डिवीजन। हम 5वें चैप्टर पे मौजूद है और हमने पिछले 4 चैप्टरों में जगह जगह इस चीज का जिक्र किया है। हमने जब टिश्यूज पढ़े थे, प्लांट टिश्यू, तो हमने देखा था उसमें दो टाइप होती है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। क्या फर्क था उन दोनों में? इसी चीज का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो ये प्रोसेस करते हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उनमें, जबकि परमानेंट टिश्यू में ये वाला सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। इसके अलावा हमने ये सेल डिवीजन सेल थ्योरी में भी पढ़ा। सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट जो कि रुडोल्फ विर्च्यू ने आपको दिया था, वो क्या था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल पुराने सेल से मिलके बनते हैं, पुराने सेल से पैदा हो रहे होते हैं नए सेल। कैसे? ऐसे, तो पुराना सेल डिवाइड होता है और नया सेल बनाता है। पीछे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक सेल है, वो टूट गया और दो सेल में तकसीम हो गया। जैसे आपके पास एक पेंसिल है, आप उसको बीच में से तोड़ दो, क्या हुआ? ये डिवीजन हुआ। आपके पास एक ओरिजिनल चीज थी, आपने उसके तोड़े, दो टुकड़े हो गए। अ सिंगल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू टू पीस। ये चीज हमारे बॉडी के सेल्स में हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? हमारे जितने भी सेल्स होते हैं सबों में ये प्रोसेस पाया जा रहा होता है, और इस प्रोसेस के जरिए हमारा सेल अपने आप को तोड़ता है, तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, दो सेल्स हो जाते हैं बीच में। इससे क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद बढ़ रही होती है। आपकी बॉडी में एक सेल है, उसने सेल डिवीजन किया, दो हो गए। दो सेल्स हैं, उन्होंने सेल डिवीजन किया, चार हो गए। चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, तादाद बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा छोटे साइज का होता है, उसकी बॉडी में हर ऑर्गन छोटे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ती है। कैसे बढ़ सकती है? जब सेल्स की तादाद बढ़ेगी तभी बढ़ेगी ना। जब एक छोटा बच्चा है, लेट्स सपोज कि उसकी बॉडी में 1 लाख सेल है, अब हम 5 साल बाद देखते हैं कि उसका कद डबल हो गया। इसका मतलब है उसके सेल्स की उसकी बॉडी में जो सेल्स की तादाद है वो भी तो डबल हुई होगी। कैसे हुई होगी? बाय सेल डिवीजन। उसकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सबों ने अपने आप को तकसीम करके नए सेल्स बनाए। तो ये सेल डिवीजन होता है जो आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में पाया जा रहा होता है। इस प्रोसेस के जरिए सेल अपने आप को तोड़कर दो नए सेल्स बनाएगा, ओरिजिनल खत्म हो जाएगा तो नए सेल्स बन जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन।
इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इस प्रोसेस में याद रखिएगा पहले न्यूक्लियस टूटता है, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, देखो पहले न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस टूटेगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद जाके साइटोप्लाज्म अलग होता है। जब न्यूक्लियस टूटता है तो हम इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और फिर जब साइटोप्लाज्म टूटता है तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इन तमाम फेसेस को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये बड़ा रेगुलेटेड कंट्रोल प्रोसीजर प्रोसेस है ये, ऐसे नहीं है कि अपने मर्जी से कहीं से भी तोड़ दिया सेल ने, नहीं, इट इज अ वेरी रेगुलेटेड प्रोसेस। सबसे पहले सेल अपने न्यूक्लियस को तोड़ के दो न्यूक्लियस बनाएगा, एक ऐसा सेल बन जाएगा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म टूटेगा और एक से एक न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, एक न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, और यूं दो सेल्स अलग हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं सेल डिवीजन। इट इज वेरी रेगुलेटेड, फेसिस के अंदर हो रहा होता है, हर फेस खत्म होगा अगला फेस शुरू होता है, बड़ा कंट्रोल प्रोसेस होता है ये शान है अल्लाह की। तो सेल डिवीजन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके जरिए सेल अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है। इस प्रोसेस को आप सेल डिवीजन कहते हो। हमारी बॉडी में दो तरह का सेल डिवीजन हो रहा होता है, यानी सेल डिवीजन की आपकी बॉडी में दो टाइप्स होती है, कहलाती है माइटोसिस और एक कहलाती है मायोसिस। ये दो टाइप का सेल डिवीजन आपकी बॉडी में होता है। क्या फर्क है इनमें? बहुत वाजिब फर्क है, अभी हम पढ़ते हैं देख लेंगे। तो सेल डिवीजन की दो टाइप है। नंबर वन, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस क्या है जी? एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। याद रखिएगा पेरेंट सेल से मुराद वालदैन का सेल नहीं, पेरेंट सेल से मुराद होता है वो सेल जिसने अपने आप को डिवाइड करना है, जो तकसीम होने जा रहा है, उसको आप पेरेंट सेल कहोगे। और डॉटर सेल कहते हो जो उससे नए सेल बनते हैं उसको। तो पेरेंट सेल का मतलब हो गया ओरिजिनल सेल, डॉटर सेल का मतलब हो गया वो जो न्यू सेल्स बन गए, उनको आप डॉटर सेल्स कहते हो। तो माइटोसिस क्या होता है? इसमें पेरेंट सेल जो है वो तकसीम होकर दो डॉटर सेल्स बनाएगा। पीछे डायग्राम में देखें आप, एक सेल है वो तकसीम हो रहा है और दो सेल्स बन गए, तो ये क्या हो गया? माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल, स्टार्ट में आपके पास एक सेल होगा, जब माइटोसिस होता है उसके नतीजे में आपके पास कितने डॉटर सेल्स आ जाएंगे? दो। पहला तो ये मेन जो डिफरेंस है वो। नंबर टू फर्क जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, यानी पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स जाएंगे। अगर पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों डॉटर सेल में भी दो दो क्रोमोसोम्स होंगे। अगर एक इंसान का सेल माइटोसिस करता है, हमने तो कई दफा बता दिया आपको कि इंसान के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मेरी बॉडी का कोई भी सेल माइटोसिस करेगा तो ये रिजल्ट आ रहा होगा जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रिजल्ट आएगा। मेरी बॉडी का एक सेल जब माइटोसिस करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? दो सेल्स बनेंगे और दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद ओरिजिनल ही रहेगी, यानी कि 46। तो दो बातें आ रही हैं। माइटोसिस क्या होता है? एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो सेल बनाए और दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल जितनी हो। अब तीसरी बात, ये होता कहां पर है? हमारी बॉडी के किन किन सेल्स में माइटोसिस हो रहा होता है? तो इसका जवाब है ये आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में होता है। एवरी टाइप ऑफ सेल हैज माइटोसिस। बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जर्म सेल्स गैमेट फॉर्मेशन के दौरान माइटोसिस नहीं होता। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मायोसिस। सिर्फ वो एक मामले में मायोसिस हो रहा होता है, बाकी आपकी बॉडी के अंदर जितना भी सेल डिवीजन हो रहा है सारा माइटोसिस। आपके ब्रेन सेल्स डिवाइड हो रहा है, आपकी हड्डियों के सेल्स, आपके गोश्त के सेल्स, आपकी स्किन के सेल्स, आपके ब्लड के सेल्स, जितनी भी आपकी बॉडी में डिवीजन हो रही है सेल्स की, वो सारी माइटोसिस हो रही है। तो ये सबसे ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर। एक बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके जब वो बड़ा हो रहा है इस दौरान माइटोसिस हुआ है। एक जाइगोट जब डेवलप होके एक छोटा सा बेबी बन जाता है उस दौरान माइटोसिस हो रहा है। पौधों के अंदर जो स्टेम ग्रोथ कर रहा होता है, जो रूट ग्रोथ कर रही होती है, जो ब्रांचेस ग्रोथ कर रही होती हैं, ये सारी माइटोसिस हो रही है। तमाम सेल्स में माइटोसिस होता है, बस एक एक्सेप्शन को छोड़ के जो अगली टाइप पे मैं आपको बताऊंगा। गैमेट्स फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान माइटोसिस नहीं होता, वहां पे मायोसिस हो रहा होता है।
पहला काम, पहला फर्क क्या है, तमाम पेरेंट सेल डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरा कि जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहेगी। और तीसरा, ये आपके बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर हो रहा होता है। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या है, इसका काम क्या है? सबसे पहला काम वही कि ये आपकी बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ करता है। हमने देखा कि हमारे पास अगर एक छोटा सा इंसान है, उसकी बॉडी में सेल्स की तादाद 1 लाख है। जब वो बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर, बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद बढ़ रही है। जब वो डेवलपमेंट कर रहा होगा, जब उसमें ग्रोथ हो रही होगी, तो कहां से हो रही है वो ग्रोथ? उसकी बॉडी में जो सेल्स का इजाफा हो रहा है वो कहां से आ रहे हैं? सेल्स, माइटोसिस के जरिए। तो एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो इसके जिस्म में जो सेल्स बढ़ रहे हैं, जो नए सेल्स बन रहे हैं, वो माइटोसिस के जरिए होते हैं। लिहाजा माइटोसिस आपकी बॉडी में डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, आपके हाइट को, आपके पार्ट्स को बढ़ाता है। सेकंड काम जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो किस्म का होता है, एक कहलाता है एसेक्सुअल, एक कहलाता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, वो मिलते हैं, जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट डेवलप होता है और नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है और गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। आप पढ़ेंगे आगे किसी चैप्टर में, रिप्रोडक्शन का आएगा, शायद मैट्रिक में हो, तो वहां हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। बस अभी फिलहाल ये समझे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट्स का चक्कर नहीं होता। कोई मेल गैमेट नहीं होता, कोई फीमेल गैमेट नहीं होता। बगैर किसी गैमेट के पौधे में से पौधा पैदा हो जाएगा। जैसे अगर आप एक स्टेम तोड़ो और आप गमले में लगा दो, थोड़े बाद आप क्या देखते हो, कुछ दिनों बाद देखोगे कि वो स्टेम जो है खुद एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, एक नया पौधा बना लिया आपने। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी माइटोसिस यूज हो रहा था, उधर भी जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वहां पर भी माइटोसिस यूज होता है। तीसरा काम आपकी बॉडी में नए सेल्स बनाता है। अब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डाइड होते हैं, मर जाते हैं। हमारे खून के सेल्स अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारे स्किन के सेल्स मुद्दत पूरी कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अब जो सेल्स हमारी बॉडी में मर गए, खत्म हो गए, उनकी जगह नए सेल्स कहां से आते हैं? माइटोसिस के जरिए आते हैं। माइटोसिस आपके नए सेल्स बनाता है जो कि आपके डेड सेल्स की पोजीशन को रिप्लेस कर देता है। आपके खून के सेल्स खत्म होते हैं, आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, और माइटोसिस के जरिए नए ब्लड सेल्स बनेंगे, वो आपके खून में शामिल हो जाते हैं। तो ये न्यू सेल्स बनाता है जो कि रिप्लेस करते हैं ओल्ड सेल्स को। और आखिरी काम है कि जी ये आपके जख्मों को भरता है। अक्सर आपने देखा होगा, चोट लग जाती है जी, स्किन वगैरह हट जाती है, हादसे होते हैं, खाल उखड़ जाती है, खाल हट जाती है जी। वहां पे से हुआ क्या, एक्चुअल में कुछ सेल्स मिस हो गए, चोट लगी जी, खाल का कुछ हिस्सा गायब हो गया, इसका मतलब है वहां से सेल गायब हो गए, जख्म हो गया। कुछ अरसे बाद हम क्या देखते हैं जी, वहां एक नई स्किन डेवलप हो जाती है, एक नई खाल डेवलप हो जाती है। भाई वो वाले खाल के सेल्स कहां से आए? माइटोसिस। इर्द गिर्द के सेल्स ने माइटोसिस करके नए सेल्स बनाए, जिन्होंने आपके जख्म को भर दिया और वहां पे खाल डेवलप हो गई, स्किन डेवलप हो गई। तो ये जो जख्मों की भराई होती है, इसके पीछे भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। तो माइटोसिस ये होता है जी सेल डिवीजन की फर्स्ट टाइप, माइटोसिस। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो नए सेल्स बनाता है। दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है, या आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में हो रहा होता है। सबसे ज्यादा माइटोसिस होता है आपकी बॉडी के अंदर, इससे आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। ऑर्गेनिज्म इस माइटोसिस के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके नए सेल्स बनते हैं जो कि उनके पुराने या डैमेज सेल्स को रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई जख्म हो जाता है तो उसकी जो हीलिंग होती है, उसके पीछे भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। ये तो होगी जो पहली टाइप। अब बात करते हैं हमारे पास सेल डिवीजन का जो दूसरा टाइप होता है, उसको आप कहते हो मायोसिस। दो टाइप्स मैंने आपको बताई है ना, तो माइटोसिस हो गया, अब हम बात कर रहे हैं मायोसिस की। मायोसिस क्या होता है जी, ये एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें एक पेरेंट सेल तकसीम होके आखिर में 4 डॉटर सेल्स बनाता है। आप डायग्राम में देखें, बिल्कुल लास्ट में कितने डॉटर सेल्स आ रहे हैं? 4। देखें, तो एक सेल से शुरू होगा ये मायोसिस, और आखिर में आपके पास कितने डॉटर सेल्स आएंगे? 4। होता है ये 2 स्टेप में ही है, पहले एक सेल तकसीम होकर 2 बनता है, फिर वो 2 सेल तकसीम होकर 4 बनते हैं। स्टेप्स में ही होता है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये रुकता नहीं है बीच में, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। पहले 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, तो आखिर में आपके पास
4 सेल्स आ रहे होते हैं। फर्क आ गया ना, माइटोसिस में 2 आ रहे थे डॉटर सेल्स, यहाँ 4 आ रहा है। दूसरा डिफरेंस, इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट्स की निस्बत आधी होती है, सेम नहीं होती, हाफ होती है, हाफ, रिड्यूस टू हाफ। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान का सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है, ये डायग्राम देखिएगा, एक ह्यूमन सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर वो मायोसिस करेगा तो आखिर में देखें आपके पास कितने सेल्स आ रहे हैं, 4, और चारों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ है। पेरेंट सेल में 46 है, डॉटर में हाफ, मतलब 23। इस वजह से इस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो गए जी क्रोमोसोम्स की तादाद, कम हो गए, इसलिए इसको आप रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो ये दूसरा फर्क है। माइटोसिस में डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है, मायोसिस में डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो रही है, फर्क आ रहा है। तो पहली बात, मायोसिस में जब एक पेरेंट सेल होता है वो तकसीम होकर 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, और वो चारों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट से हाफ होती है। 2 स्टेजेस में हो रहा होता है, ये स्टेजेस हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये पेरेंट सेल 46 होता है, पहले ही स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, यानी 2 सेल्स तो बनेंगे लेकिन क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, 23। उसके बाद ये दोनों सेल्स दोबारा एक एक दफा और सेल डिवीजन करेंगे और 23 के 2 सेल्स बना देंगे। तो पहले स्टेज के अंदर जो है क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, जबकि दूसरा स्टेज माइटोसिस की तरह हो रहा होता है, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं होती, सेम रहती है। तो दूसरा स्टेज जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह हो रहा होता है। तो इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आखिर में जो 4 डॉटर सेल्स आ रहे होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। अब तीसरी बात, ये होता क्या है। हमने तो बात की अभी माइटोसिस में कि माइटोसिस आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में हो रहा होता है, लेकिन फिर मैं आपको कहा था कि एक केस को छोड़ के, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान आपका माइटोसिस नहीं होता, मायोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स चाहिए होते हैं। एक 2 किस्म के गैमेट्स होते हैं, मेल के पास मेल गैमेट होता है, फीमेल के पास फीमेल गैमेट होते हैं। ये गैमेट्स वही होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मैंने कहा है ना, ये आपके आगे क्लासेस में आएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जाइगोट तैयार होता है, एंड दैट जाइगोट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मेल फीमेल गैमेट बने हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, ये बनते हैं मायोसिस से, माइटोसिस से नहीं, ये मायोसिस से बनते हैं। यानी इंसानों के अंदर मेल के अंदर फीमेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं गोनड्स। मेल के अंदर टेस्टिस के नाम से होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज के नाम से होता है। तो ये गोनड्स होते हैं, उनमें होता है ये गैमेट फॉर्मेशन। तो गोनेट्स में एक सेल होगा, वो सेल मायोसिस करके 4 जो सेल्स बनाएगा ना, वो चारों गैमेट्स हो गए। तो ये जो गैमेट्स बन रहे होते हैं ये मायोसिस की मदद से बन रहे होते हैं। तो एक सेल होगा, वो जब मायोसिस करेगा 4 सेल्स जो बनेंगे उन चारों को आप गैमेट्स कह रहे होते हैं। वो गैमेट्स आपके नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं होते, वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी बॉडी के तमाम सेल से डिफरेंट है, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी है, क्योंकि वो मायोसिस से तैयार हो रहा है। आपके जिस्म के तमाम सेल्स माइटोसिस से बनते हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद उनमें सेम होती है, 46 हर जगह। लेकिन मायोसिस कहाँ हुआ है, गोनेट्स के अंदर, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान। तो अब जो 4 गैमेट्स बन रहे होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी आधी होती है, 23 तो आपकी बॉडी के अंदर समझ लो 2 किस्म के सेल है, क्रोमोसोम्स की तादाद के एतबार से 2 किस्म के सेल है। एक वो जिनको आप सोमेटिक कहते हो, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी बॉडी जैसी है 46, और एक गैमेट्स जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी है। तो ये जो गैमेट्स तैयार होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, मेल फीमेल गैमेट्स, ये तैयार होते हैं मायोसिस के जरिए। जबकि प्लांट्स के अंदर गैमेट्स नहीं, बल्कि प्लांट्स में स्पोर्स तैयार होते हैं। प्लांट्स में स्पोर्स तैयार होते हैं, मामला कुछ वैसा ही है, बस वहां स्पोर्स कह रहे होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करता है। तो प्लांट्स में स्पोर्स और एनिमल्स में गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो मायोसिस के जरिए होती है। बस सिर्फ यहां मायोसिस पाया जाएगा, बाकी इसके अलावा हर जगह आपकी बॉडी में माइटोसिस पाया जा रहा होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा है ये मामला, इसका फायदा क्या है? सबसे पहला और सबसे मेन फायदा, मायोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद नस्ल दर नस्ल सेम रहती है।
देखिए सीधी सी बात है, मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर आगे पीछे कर दिए जाए तो वो फिर ह्यूमन सेल नहीं रहेगा। मेरे किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर वो इंसान का सेल नहीं होगा। इंसान के सेल में तो 46 होते हैं। अब जब मेरी बॉडी गैमेट्स फॉर्मेशन करेगी, वो करेगी मायोसिस के जरिए, ताकि मेरे गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाए। कितनी? 23। अब ये मेल गैमेट 23 क्रोमोसोम्स वाला, दोबारा जरा देख ले डायग्राम, कहां गई ये। अब ये ऊपर वाला सपोज करो मेल गैमेट है, नीचे वाला समझ करो फीमेल गैमेट है। दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी आधी है, 23। अब हमने बात की है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, जाइगोट बनता है। तो अब ये मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 23 + 23 = 46। 46 मतलब इंसान का जाइगोट हो गया वो। सपोज करो अगर मायोसिस नहीं होता तो मेल गैमेट के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? वही 46। फीमेल गैमेट में कितने होते हैं? वही 46। तो टोटल तो 92 हो जाते। यानी जाइगोट तो किसी डायनासोर का जाइगोट हो जाता है, इंसान का थोड़ी होता। क्रोमोसोम्स की तादाद नस्ल के अंदर मेंटेन इस वजह से हो रही है। तो जब एक इंसान गैमेट बनाएगा फॉर 23 क्रोमोसोम्स वाला बनाता है, फीमेल जब बनाएगा वो भी 23 क्रोमोसोम्स का बनाएगा। जब इन मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलेंगे तो जो जाइगोट होगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 46 में से 23 बाप ने दिए हुए, 23 माँ की तरफ से आए हुए। तो वो जो जाइगोट है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। 23 कहां से आ रहा है? बाप से, लिहाजा उसमें अब्बा वाले करेक्टर्स होते हैं। 23 कहां से आ रहा है? माँ से, लिहाजा उसमें माँ वाले करेक्टर्स होते हैं। इसलिए जो औलाद होती है वो माँ और बाप दोनों में मिल रही होती है, क्योंकि उन दोनों के क्रोमोसोम से मिलकर बना है। तो मायोसिस का सबसे मेन काम होता है कि ये आपके क्रोमोसोम्स की तादाद को नस्ल दर नस्ल बरकरार रख रहा है। और दूसरा वही जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये अभी आप पढ़ोगे, मायोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे डीएनए के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां आ जाती है। और इस तब्दीलियों की वजह से जो आपकी औलाद होती है उसमें थोड़ा फर्क होता है। वो बिल्कुल आप जैसा नहीं होता, आप तो थोड़ा बहुत फर्क होता है उसमें। इसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो ये होते हैं सेल डिविजन और उसकी दो टाइप। अब जरा जल्दी जल्दी इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। दोनों को एक दफा और रिव्यू भी हो जाएगा और थोड़ा सा इनको हम कंपेयर भी करके देख लेते हैं। तो माइटोसिस मायोसिस में क्या रहा जी फर्क? पहला, माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। दूसरा, माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है, जबकि मायोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, और उन डॉटर सेल्स को फिर हम गैमेट्स कहते हैं। तीसरा, माइटोसिस आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में हो रहा होता है, जबकि मायोसिस आपके खाली गोनेट्स में हो रहा होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान। चौथा, माइटोसिस आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, जबकि मायोसिस आपकी बॉडी में गैमेट्स फॉर्मेशन करता है। पांचवा, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है, जब हम ये मायोसिस की स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्रॉसिंग ओवर। आप देख लीजिएगा, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं आएगा, जबकि मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर आएगा, और जिसकी वजह से आपके जीन्स में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जीन्स में थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी। इस वजह से आपकी जो औलाद है वो आप जैसी होती है, बिल्कुल आप जैसी फोटोकॉपी नहीं होती, थोड़ा सा तब्दीली होती है आपकी औलाद और आप में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में इसी चैप्टर में। तो मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर मिलेगी आपको, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अब चूंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो माइटोसिस से जो नया सेल बन रहा है वो बिल्कुल पहले जैसे सेल होता है, यानी डॉटर सेल पेरेंट सेल बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। जबकि मायोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है, जिसको हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल डिवीजन, और उसकी दो टाइप्स हमें पढ़नी थी। हमने देखा सेल डिवीजन क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस जिसके जरिए सेल अपने आप को तकसीम करके नए सेल्स बनाता है। दो टाइप्स है, माइटोसिस मायोसिस, दोनों टाइप्स आपकी बॉडी में हो रही है। माइटोसिस ज्यादा है, मायोसिस कम है। क्या फर्क है ये सब हमने काफी डिटेल में देख लिए। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस को देखेंगे कि ये होता कैसे। मैंने आपको कहा था ना कि बड़ा रेगुलेटेड स्टेप्स पर मुश्तमिल रेगुलेटेड प्रोसीजर होता है, कोई आगे पीछे स्टेप्स नहीं होते, एक के स्टेप के बाद फौरन से दूसरा स्टेप होता है वगैरह वगैरह। तो किस तरीके से माइटोसिस होता है, सेल एक अपने आप को सेल डिवाइड करता कैसे,
कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, किस किस स्टेज में क्या क्या काम होता है, इन फेसिस को, इन स्टेजेस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।